हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। चैप्टर का नाम है जाति, धर्म, लैंगिक मसले। ठीक है, चैप्टर नहीं पढ़ेंगे तो साइड में जो इम्पोर्टेंस वर्ड दिया है उसको हम पढ़ेंगे, जो हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंस है। तो सबसे पहले देखिए दिया गया टॉपिक क्या बोल रहा है, बात बोले और भेद खोले। तो बोल रहा है यहाँ श्रम का लैंगिक विभाजन, काम का बंटवारे का वह तरीका जिसमें घर के अंदर के सारे काम परिवार की औरतें करती है और अपनी देखरेख में घरेलू नौकरों या नौकरानियों के कराती है। श्रम का लैंगिक विभाजन क्या होता है, यानी हम काम को बांट दिया कि घर का जो सारा काम होगा वो महिला के डिपार्टमेंट में होगा और बाहर का जितना भी काम होगा पुरुष के डिपार्टमेंट में होगा। इसी को बोला जाता है श्रम का लैंगिक विभाजन। देखिए टॉपिक है नारीवादी। औरत और मर्द के समान अधिकारों और अवसरों के विश्वास करने वाला महिला या पुरुष। ठीक है, नारीवादी मतलब क्या हुआ, जो पुरुष भी हो सकता है और महिला भी हो सकता है, जो महिलाओं को समान अधिकार का बात करता है। एक देखिए डाटा दिया गया है, क्या बोल रहा है, समय का उपयोग दैनिक घंटे और मिनट में। तो बोल रहा है कि देखिए एक मिनट थोड़ा सा बोल रहा है कि आमदनी वाले काम लगभग पुरुष 6 घंटा तो महिला 2 घंटा 40 मिनट। घर के काम 30 मिनट पुरुष तो ही 5 घंटा महिला। गपबाजी 1 घंटा 25 मिनट पुरुष और 1 घंटा 20 मिनट क्या है महिला। बिना काम के फुर्सत 3 घंटा 40 मिनट पुरुष और 3 घंटा 50 मिनट क्या हो महिला। सोना, अपने शरीर की साफ सफाई, पढ़ना वगैरह क्या 12 घंटा 25 मिनट पुरुष और ये 11 घंटा 10 मिनट। ये डाटा कब का है, भारत सरकार समय का उपयोग सर्वेक्षण 9899 का डाटा है। चलिए देखते हैं पितृ प्रधान, इसका शाब्दिक अर्थ तो पिता का शासन है, पर इस पद का प्रयोग महिलाओं की तुलना में पुरुषों से ज़्यादा शक्ति देने वाले व्यवस्था के लिए किया जाता है। पितृ प्रधान मतलब कि पिता के बाद शासन किसका होगा, पुत्र का होगा, यानी एक तरह राजतंत्र के जैसा होता है। संपत्ति अधिकार पिता के बाद पुत्र को भी मिलता है, पर अब ऐसा बदल रहा है, सबको मिलता है। कुछ देखिए डाटा दिया गया है, क्या बोल रहा है, देखिए एक मिनट, क्या आप इस मानचित्र में अपने राज्य को पहचान सकते हैं, इस जिले में स्त्री पुरुष का अनुपात कितना है। आप इस अनुपात को अलग रंगों में अंकित, देखिए ये डाटा दिया गया है उन राज्यों की पहचान कर जिसमें बाल लिंग अनुपात कितना 9 से कम है। देखिए तो 9 से 51 से कम कहाँ है, देखिए ये आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, 9 से 51 से अधिक कौन है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, 9 से 51 से अधिक है, ये बाल लिंग अनुपात है। देखिए डाटा दिया गया है विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीय संसदों में महिलाओं की संख्या। ठीक है, इसका मतलब होता है कि भारत में कितना, देखिए तो इसको हम लोग बोलते हैं एमपी। ठीक है, तो एमपी कितना है, भारत में 10-15% भी नहीं होगा महिला। तो खासकर जो नार्डिक देश वो सब कितना है 40% बोल रहा है लगभग। अमेरिकी उत्तरी और दक्षिणी, तो देखिए ये सब का बोल रहा है 25%। चलिए अपना भारत देखते हैं, भारत के कितना 11.8% है। चलिए देख लीजिए, पर भारत में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत कम है। क्या आप इसके कुछ कारण बता सकते हैं, क्या आप मानते हैं कि अमेरिका और यूरोप में महिलाओं की प्रतिनिधित्व इस स्तर पहुंच गया है कि उसे संतोषजनक कहा जा सके। देखिए क्या बोल रहा है, यह कार्टून बताता है कि महिला आरक्षण विधेयक संसद में पास क्यों नहीं किया गया है। क्या आप इस नज़रिए को सहमत हैं। अब तो कानून पास हो चुका है, महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा। पारिवारिक कानून क्या होता है, विवाह, तलाक, गोद लेना, उत्तराधिकार जैसे परिवार से जुड़े मसलों संबंधित कानून। हमारे देश में सभी धर्मों के लिए अलग अलग पारिवारिक कानून हैं। अब टॉपिक है वर्ण व्यवस्था क्या होता है, जाति समूह का पदानुक्रम जिसमें एक जाति के लोग हर हाल में सामाजिक पायदान में सबसे ऊपर रहेंगे और किसी अन्य जाति समूह के लोग क्रमागत के रूप में उनके नीचे रहेंगे। ठीक है, बोला जाता है वर्ण व्यवस्था, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। शहरीकरण क्या होता है, ग्रामीण इलाकों से निकलकर लोगों का शहरों में बसना ही क्या कहलाता है, शहरीकरण। देखिए 2 को डाटा दिया, इसको पढ़ लेते हैं ना। भारत की सामाजिक और धार्मिक विविधता।
जनगणना में प्रत्येक 10 साल बाद सभी नागरिकों के धर्म को भी दर्जा किया जाता है। जनगणना विभाग के आदमी घर घर जाकर लोगों से उनके बारे में सूचनाएं जुटाते हैं। धर्म समेत सभी बातों में बारे में लोग कुछ बताते हैं कि ठीक वैसा ही फॉर्म में दर्ज किया जाता है। अगर कोई कहता है कि वह नास्तिक है, किस धर्म को नहीं मानता, तो फॉर्म में इसी वैसे दर्ज किया जाता है। इस कारण देश के विभिन्न धर्मों में मानने वाले लोगों की संख्या और उसके अनुपात में आए किसी बदलाव के बारे में हमारे पास विश्वसनीय सूचना है। नीचे दिए गए पाई चार्ट में देश के 6 प्रमुख धार्मिक समुदायों की आबादी का अनुपात पता चलता है। आज़ादी के बाद प्रत्येक धार्मिक समुदाय की आबादी तो काफ़ी बढ़ी है, पर कुल आबादी में उनका अनुपात सबसे ज़्यादा नहीं बढ़ा है। प्रतिशत के हिसाब से देखें तो 1961 के बाद हिंदू, जैन, ईसाई समुदाय का हिस्सा मामूली रूप से घटा है, जबकि मुसलमान, सिख, बौद्ध का हिस्सा मामूली रूप से बढ़ा है। एक आम लेकिन भ्रांत धारणा यह है कि देश की आबादी मुसलमानों के प्रतिशत इतना बढ़ जाएगा कि दूसरे धार्मिक समुदाय उसके पीछे हो जाएंगे। प्रधानमंत्री का नियुक्त उच्च स्तरीय समिति, इसे सच्चर समिति के नाम जाना जाता है, आकलन में साफ से कहा गया है कि मुस्लिम आबादी का अनुपात थोड़ा जरूर बढ़ेगा, लेकिन अगले 50 सालों में यह बढ़कर बढ़वार 3 से 4% तक ही रहेगी। इससे साबित होता है कि एक व्यापक फलक पर विभिन्न धार्मिक समुदायों के अनुपात कोई बड़ा उलटफेर नहीं होने वाला है। यही बात प्रमुख जाति समूह पर लागू होती है। जनगणना में सिर्फ 2 विशिष्ट समूह, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की गिनती अलग से दर्जे की जाती है। इन दोनों बड़े समूह में ऐसी सैकड़ों जाति और आदिवासी समूह हैं जिनके नाम पर सरकारी अनुसूची में दर्जा है। इसी के चलते इनके नाम में अनुसूचित शब्द लाया गया। अनुसूचित जाति जिन्हें आमतौर पर दलित कहा जाता है, सामान्यतः वे हिंदू जातियाँ आती है, जिन्हें हिंदू सामाजिक व्यवस्था में अछूत माना जाता है। इन जातियों के साथ भेदभाव किया जाता था, इन्हें तिरस्कार की दृष्टि देखा जाता था। अनुसूचित जनजातियों जिसे आमतौर पर आदिवासी कहा जाता है, वे समुद्री शामिल है, अमूमन पहाड़ी और जंगली इलाकों में रहते हैं और जिनकी आबादी समाज के ज़्यादा मेलजोल नहीं था। 2011 में देश की आबादी में अनुसूचित जातियों का हिस्सा 16.6% और अनुसूचित जनजातियों का हिस्सा 8.6% है। जनगणना में अभी अन्य पिछड़ी जातियों की गिनती नहीं की जा सकती, लेकिन इसकी चर्चा हम 9वीं कक्षा में की थी। पूरे देश में इनकी आबादी कितनी है, इस बात का लेकर कोई साफ अनुमान नहीं है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण 2004-05 का अनुमान है कि इनकी आबादी 41% है। इस प्रकार मुल्क की आबादी में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ी जातियों का हिस्सा लगभग 2/3 तथा हिंदुओं की आबादी लगभग 3/4 है। देखिए एक डाटा दिया गया है, इंपॉर्टेंस इसको देख लेते हैं। तो 79% क्या है आपका हिंदू है, मुसलमान कितना 42% है, फिर ईसाई 2.3%, सिख 1.7% है। ठीक है, तो अन्य में कौन कौन आएगा, बौद्ध 0.7%, जैन 0.4%। ठीक है, और कोई धर्म नहीं मान्य 0.2%। ये जनगणना 2011 का, याद रखिएगा। जनगणना कितने साल में होता है, 10 साल में होता है। देखिए बोला गया दी वोट बैंक फॉर इंडिया, राजपूत, यादव, ठीक है, लोहार, कोयरी, सब क्या है, मतलब जातीय आधार पे भारत में वोट देखा जाता है। चलिए देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट दिख रहा है हमारे पास। बोल रहा है जातिगत असमानता। आर्थिक असमानता का एक महत्वपूर्ण आधार जाति भी है, क्योंकि इसमें विभिन्न संसाधनों तक लोगों की पहुंच निर्धारित होती है। उदाहरण के लिए पहले अछूत कहे जाने वाले जातियों को लोग जमीन रखने का अधिकार नहीं था, जबकि कथित दृढ़ जातियों का शिक्षा पाने का अधिकार था। आज जातीय पर आधारित इस किस्म का औपचारिक और प्रकट असमानताएं गैरकानूनी हो गई है। सदियों की जिस व्यवस्था में कुछ समूह को लाभ या घाटे की स्थिति बनाए गए थे, उनका संचित असर अभी महसूस किया जा सकता है। इतना ही नहीं, इस बीच नई तरह की असमानताएं उभरी हैं। निश्चित रूप से जाति और आर्थिक स्थिति पुरानी स्थिति काफ़ी बदलाव आया है। आज ऊंची या नीची जाति, किसी भी जाति में बहुत अमीर और गरीब लोग देखे जा सकते हैं। 20 या 30 वर्ष पहले ऐसा नहीं था। सब नीची जातियों के कोई अमीर आदमी मुश्किल से मिलता था, जैसा कि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण साफ बता रहा है। आज भी जाति आर्थिक हैसियत के निर्धारण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। औसत आर्थिक हैसियत, जिसे मासिक खर्च जिसे हिसाब से मापा जाता है, आज भी वर्ण व्यवस्था में साथ गहरा संबंध है। यानी ऊंची जाति लोगों की आर्थिक स्थिति सबसे अच्छी है, दलित तथा आदिवासियों की आर्थिक स्थिति सबसे खराब है, जबकि पिछड़ी जातियों के बीच स्थिति में है। हर जाति में गरीब लोग हैं, पर भारी दरिद्रता में सरकारी गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर करने वालों में ज़्यादा बड़ी संख्या सबसे निचली जातियों के लोगों की है। उच्च जातियों की गरीबों का प्रतिशत सबसे कम है। इस मामले में पिछड़ी जातियों के लोग बीच की स्थिति में हैं। आज भी सभी जातियों के अमीर लोग हैं। यहाँ भी ऊंची जाति का वालों का अनुपात बहुत ज़्यादा है, निचली जातियों का बहुत कम है। देखिए क्या बोल रहा है, तो बोल रहा है कि गरीबी रेखा के नीचे जीवन असर करने वाले प्रतिशत देखिए, तो बोल रहा अनुसूचित, देखिए फिर से बताते हैं,
तो बोल रहा है अनुसूचित जाति जनजाति कितना है, मतलब बताया गया इसका, देखिए 45% बता रहा है अप्रोक्स। अनुसूचित जनजाति कितना है 35%, अनुसूचित जाति 27%। क्या बता रहा है कि ग्रामीण एरिया में जो ST SC OBC है ये लोग इतना परसेंट लोग क्या गरीबी ज़िंदगी जी रहे हैं। और देखिए वही देखिए ईसाई अग्र जाति में 9.6%, उसी जाति देखिए सिख में 0%, कोई गरीब नहीं है। अन्य अग्र जाति में देखिए 16% है, ठीक है। सब समय में 27% है। इस मुल्क में पैदा होने की गलती करने वालों चले जाते हैं विदेश, बोलते हैं पराई भाषा, पहनते हैं अजनबी पोशाक और भूल जाते हैं इस मुल्क को, उन्हें मेरा सलाम। और जो नहीं भूलते, सदियों तक पीटे जाने के बाद भी नहीं बदलते, ऐसे बगैरतुस में पूछता हूँ क्या कहोगे अगर किसी ने पूछा तुमसे क्या होता है अछूत, क्या ईश्वर की तरह अविनाशी है, कैसा होता है अछूत, किसकी तरह दिखता है, क्या वह खुद भी कोढ़ की तस्वीर होता है या फिर धर्माधीशों के दुश्मन, क्या वही विधर्मी होता है, एक पापी या फिर नास्तिक, बताओ मुझे क्या जवाब होगा तुम्हारा, क्या तुम बगैर हिचकिचाए कह सकोगे मैं हूँ अछूत। इसी में कहता हूँ इस मुल्क में पैदा होने की गलती करने वालों तुम्हें अब गलती सुधारनी होगी, या देश छोड़ो या युद्ध करो। तो ये बोल रहा है बाबूराव बागुल की कविता का हिंदी अनुवाद है, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा।